आपका अपने YouTube चैनल JVCC क्लासेस में। दोस्तों मैं अंकित आपका फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल JVCC क्लासेस में। दोस्तों हम अपना फर्स्ट चैप्टर क्लास 9th हिस्ट्री का पूरा कर चुके हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आज उसके हम कुछ MCQs लेने वाले हैं। तो देखिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQs हैं, ये आपको ध्यान से इन्हें देखना है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं अपना। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हु सेड द टास्क ऑफ रिप्रेजेंटेटिंग द पीपल हैज़ बिन गिवन टू द रिच। ये किसने कहा कि जो गवर्नमेंट है उसमें रिच लोगों ने ही उनके ही प्रतिनिधि हैं, रिच लोगों ने ही गवर्नमेंट का चुनाव किया है। तो ये कहा था जीन पॉल मेरट ने। उनका एक न्यूज़पेपर भी था, आपको याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया है, वो था लामी ड्यू पीपल। लामी ड्यू पीपल नाम का उनका एक न्यूज़पेपर भी था, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? बी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नेशनल असेंबली फ्रेम्ड ए कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791 टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्च। ये भी मैंने आपको अंडरलाइन करवाया था उस टाइम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है NTSC के लिए। द नेशनल असेंबली फ्रेम्ड ए कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791 टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्च, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। Who wrote an influential pamphlet What is the Third State? तो What is the Third State एफबीसियास ने रॉट किया था, ये मैंने आपको बताया था। और एफबीसियास जो था वो पीसेंट था। एक कौन था? पीसेंट। इन्होंने जो वर्सलीज में वहाँ पे थर्ड स्टेट ने जो नेशनल असेंबली बनाई थी उसका इन्होंने क्या किया था? प्रतिनिधित्व किया था, रिप्रेजेंटेशन इन लोगों ने किया था, मेरावियो और अब्बिसियास ने। तो अब्बिसियास ने एक पम्फलेट भी लिखी थी उस टाइम, व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। विच ग्रुप ऑफ पीपल डिड नॉट ज्वाइन द जैकोबिन क्लब। ये हमें अच्छी तरह पता है कि जैकोबिन क्लब है, उसमें पुअर पीपल्स थे, ठीक है। तो आर्टिशंस पुअर, शॉपकीपर नहीं होगा इसका आंसर, डेली वेज वर्कर भी नहीं होगा, इसमें होगा मैन विद प्रॉपर्टी। इसका आंसर क्या होगा? मैन विद प्रॉपर्टी, ठीक है। विच ग्रुप ऑफ पीपल डिड नॉट ज्वाइन द जैकोबिन क्लब। तो इसका आंसर हो जाएगा मैन विद प्रॉपर्टी, ठीक है। आगे चलिए। फ्रेंच वुमेन डिमांडेड द राइट। फ्रेंच की जो वुमेन थी, ठीक है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अपने अधिकार मांगे थे, अपने राइट्स की उन्होंने डिमांड की थी। तो कौन कौन से वो राइट्स थे देखिए। तो टू वोट, बिल्कुल सर, ये भी मांगा था उन्होंने। टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली, बिल्कुल ये भी था। टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिसेस, ये भी था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। फ्रेंच जो वुमेन थी वो इन सारे राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चाहती थी, ठीक है। और एक फेमस फ्रेंच वुमेन का नेम भी मैंने बताया था, जिन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ राइट एंड वुमेन फॉर मैन एंड वुमेन जो लिखी थी, तो वो थी ओलंपी डी गूज। ओलंपी डी गूज, आपको याद आ रहा होगा, कुछ पढ़ाते समय मैंने बताया था, ओलंपी डी गूज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 6, ए ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड टुक प्लेस बिटवीन यूरोप, अमेरिका एंड अफ्रीका। इसका आंसर ए, अफ्रीका। जो ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड होता था, जब वर्कर्स की कमी आने लगी थी यूरोप के प्लांट्स में, तो वहाँ पे वर्कर्स को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजा जाने लगा था। तो वो 3 कंट्रीज़ के बीच में होता था, यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका, ठीक है। ये 3 कॉन्टिनेंट थे, इनके बीच में होता था, ठीक है। तो इसका आंसर अफ्रीका हो जाएगा। आगे चलिए। अपॉन बिकमिंग द फ्री द स्लेव वॉर, जब जो गुलाम थे वहाँ के, जो स्लेव थे, स्लेव ट्रेड आपने पढ़ा होगा ना, वो नेपोलियन ने उसे एबोलिश किया था फिर, ठीक है। तो स्लेव ने जब वो फ्री हो गए थे तो उन्होंने किस कलर की कैप पहनी थी? तो ये इसका आंसर हो जाएगा रेड कैप। अपॉन बिकमिंग फ्री द स्लेव वॉर रेड कैप, ठीक है। आगे चलिए, है ना, एक मिनट, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वर नॉट कंसिडर्ड पैसिव सिटीजन्स
तो मैंने आपको बताया था कि उस टाइम पे जो नेशनल असेंबली थी उसने सिटीजन्स को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया था। वो कौन कौन सी थी? वो थी एक तो एक्टिव सिटीज़न और एक पैसिव सिटीज़न, ठीक है। तो एक्टिव सिटीज़न में वो लोग आते थे जो अपनी इनकम 3 दिन की इनकम टैक्स के रूप में पे करते थे, उन लोगों को एक्टिव सिटीज़न की श्रेणी में रखा गया। और जो लोग ऐसा नहीं करते थे, टैक्स पे नहीं करते थे, वो पैसिव सिटीज़न की श्रेणी में आते थे। और इसके बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त पीजेंट, आर्टिसंस और वुमेन, इनको भी पैसिव सिटीज़न की कैटेगरी में रखा गया था। तो ये पूछा गया है कि हु वर नॉट कंसिडर्ड एज पैसिव सिटीज़न। तो पैसिव सिटीज़न मैं बता चुका हूँ कि जिन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था, द पर्सन हु डू नॉट हैव राइट टू वोट इज़ नॉन एज पैसिव सिटीजन्स। तो इसका आंसर हो जाएगा वुमेन, बिल्कुल इनको भी वोट डालने का अधिकार नहीं था, चिल्ड्रंस को भी नहीं था, और नॉन प्रॉपर्टाइड मैन अर्थात जिनके पास कोई संपत्ति नहीं थी। तो इसका आंसर हो जाएगा वेल्दी पीपल। ये तो भाई वेल्दी जो पीपल थे आपके, वो तो एक्टिव सिटीजन में आते थे ना, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, वेल्दी पीपल। आगे चलिए नेक्स्ट। फिर मैंने आपको बताया था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द थर्ड स्टेट कंप्राइज्ड, मतलब वहाँ पे फ्रांस में 3 तरीके की स्टेट हुआ करती थी। फर्स्ट स्टेट, एक मिनट, फर्स्ट स्टेट हुआ करती थी एक तो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट, 3 स्टेट हुआ करती थी आपकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका द थर्ड स्टेट कंप्राइज वाला। तो मैंने बताया था कि उसमें 3 स्टेट होती थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। ओके माय डियर, तो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में आपके क्लर्जी आते थे, सेकंड स्टेट में नॉबिलिटी, और थर्ड स्टेट में आपके पीजेंट, आर्टिसंस वगैरह लोग आते थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को देखते हैं। द थर्ड स्टेट कंप्राइज पुअर सर्वेंट एंड स्मॉल पीजेंट लैंडलेस लेबर, बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट है। पीजेंट एंड आर्टिसन, बिल्कुल ये भी आते थे। बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, लॉयर्स, बिल्कुल सर ये भी आते थे। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन वाज टेकन बाय द कन्वेंशन, कन्वेंशन के द्वारा जो इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया गया था वो कौन सा था? तो वो था डी, डिक्लेयर्ड फ्रांस ए रिपब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज ए सब्सिस्टेंस क्राइसिस हैपन? सब्सिस्टेंस क्राइसिस जो वहाँ पे हुई थी फ्रांस में, उसका मुख्य कारण क्या था? अर्थात भूखमरी जैसे हम हिंदी में कहें, जीवन यापन के संकट, ठीक है, भूखमरी। तो वो किस कारण हुई थी? तो बैड हार्वेस्ट लेड टू स्कैरसिटी ऑफ ग्रेन, ये भी उसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था। फूड प्राइसेस राइज एंड पुअरेस्ट कैन नॉट बाई ब्रेड, ये हम पढ़ के आए हैं कि है ना, वहाँ पे फूड प्राइसेस रेगुलरली इंक्रीज़ हो रहे थे, जबकि पुअरेस्ट वहाँ पे फूड को परचेज नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे। लीड टू वीकर बॉडी, डिजीज, डेथ एंड इवन फूड रियॉर्ड्स, तो ये ऑप्शन भी इसका करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द थर्ड स्टेट इज अनट्रू अबाउट द थर्ड स्टेट? अनट्रू स्टेटमेंट हमें चूज़ करना है इसमें। अनट्रू मतलब जो अनकरेक्ट स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेट के जो फेवर में नहीं है। तो पहला देखेंगे, द थर्ड स्टेट वाज मेड ऑफ द पुअर ओनली, इसका आंसर ए ही होगा। लेकिन हम थोड़ा नीचे एनालिसिस कर लेते हैं ऑप्शंस का। देखिए, विद इन द थर्ड स्टेट सम वर रिच एंड सम वर पुअर, बिल्कुल ये ऑप्शन करेक्ट है। कुछ उसमें रिच मेंबर भी थे, कुछ पुअर भी थे। सी ऑप्शन है। रिच मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट ऑन लैंड्स, मतलब जो थर्ड स्टेट के जो रिच मेंबर थे, जैसे कि कोई प्रोफेशनल्स, एडवोकेट थे, ठीक है, कोई मर्चेंट्स थे, तो उनके पास लैंड थी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शन भी करेक्ट होगा। डी ऑप्शन, पीजेंट वर ऑब्लाइज टू सर्व इन द आर्मी और बिल्ड रोड्स, तो ये ऑप्शन भी इसका करेक्ट होगा कि पीजेंट्स को जो नॉवेल्टी थी उनकी स्लेवरी करनी पड़ती थी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल अनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि ये ऑप्शन कह रहा है कि द थर्ड स्टेट वाज मेड ऑफ द पुअर ओनली, जबकि ऐसा नहीं था। थर्ड स्टेट में तो दोनों तरीके के लोग आते थे, पुअर भी और रिच भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द सब्सिस्टेंस क्राइसिस? सब्सिस्टेंस क्राइसिस
तो नाम याद लेते ही आपके मन में आ गया होगा क्या होता है सबसिस्टेंस क्राइसिस, ठीक है। इसे हिंदी में हम कहें भुखमरी, भुखमरी हमारी देशी भाषा में से हम हिंदी में कहते हैं, ठीक है। तो भुखमरी क्या होती है, सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या होते हैं? एन एक्सट्रीम सिचुएशन endangering the basic means of livelihood, an extreme situation endangering the basic means of livelihood, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें हमारे लाइवलीहुड के अर्थात जीवन जीने के, जीवन यापन करने के जो बेसिक मीन्स हैं वो एंडेंजर्ड हो जाए। एंडेंजर्ड यानी मतलब उन पे कोई संकट आ जाए। जैसे कि हमारे बेसिक मीन्स बोले तो बेसिक मीन्स से जैसे हमारी चपाती खाते हो ना आप खाना, तो उसके बिना आप जीवित नहीं रह सकते। यदि आपको खाना नहीं मिले तो वो सिचुएशन आपकी सबसिस्टेंस क्राइसिस कहलाएगी, ठीक है। ब्रेड, क्लोथ्स नहीं मिल पा रहे हैं आपको प्रॉपर, मतलब ऐसे नहीं महंगे महंगे क्लोथ्स, मतलब जनरली जो क्लोथ्स हैं, ठीक है। तो यदि ये चीज़ें हमारे पास नहीं हो तो इस सिचुएशन को हम कहेंगे सबसिस्टेंस क्राइसिस। लोग इस क्राइसिस में मरने लगते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए हो जाएगा, ठीक है। सबसिस्टेंस क्राइसिस का क्या मतलब हुआ? एन एक्सट्रीम सिचुएशन एंडेंजरिंग द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, जिसमें हमें जीने के बेसिक मीन्स नहीं मिले। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट वाज द स्टेट जनरल। तो मैं पढ़ा चुका हूँ आपको दोस्तों, स्टेट जनरल वाज एन पॉलिटिकल बॉडी टू विच ऑल द 3 स्टेट्स सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। और जब लुईस 16, याद आ रहा है कुछ, जब लुईस 16 टैक्स इंक्रीज़ कर रहा था तो उसने मीटिंग बुलाई थी तीनों स्टेटों की, और उस स्टेट जनरल की जो प्रीवियस मीटिंग हुई थी वो हुई थी 1614 में। कब हुई थी? 1614 में स्टेट जनरल की प्रीवियस मीटिंग हुई थी। फिर उसके बाद जब लुईस 16 ने बुलाई थी वो बुलाई थी 5 मई 1789 को बुलाई थी, ठीक है। कुछ याद आया? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए पॉलिटिकल बॉडी। स्टेट जनरल वाज अ पॉलिटिकल बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 13 नहीं है, वो थोड़ा PDF गलत बन गया मेरे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए गुलेटिन वाज, गुलेटिन क्या था? तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, आपने नाम तो सुना होगा, नाम क्या नहीं सुना होगा, मैंने पढ़ाया है आपको। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जो जैकोबिन क्लब का हेड था, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, ठीक है दोस्तों, जैकोबिन क्लब का ये हेड था। जैकोबिन क्लब जब वो शासन कर रहा था फ्रांस में, तो उस टाइम को हमने कहा भी था द रीजन ऑफ टेरर, द रीजन ऑफ टेरर, आतंक का युग कहा था हमने, ठीक है। तो उस टाइम कोई थोड़ी सी भी गलती कर देता ना, उसको एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में उसको मारा जाता था। तो वो डिवाइस जो थी वो थी गुलेटाइन, ए डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ 2 पोल्स एंड ए ब्लेड विद विच ए पर्सन वाज बीहेडेड। उसमें 2 पोल्स होते थे, ऊपर एक ब्लेड होती थी, यहाँ पे किसी भी पर्सन का हेड रखते थे और उसको ऊपर से गिरा देते थे, ठीक है। तो ये डॉक्टर गुलेटाइन ने इसका इन्वेंट भी किया था, मैंने आपको बताया था, उसी के बेसिस पे इसका नाम गुलेटाइन रखा गया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड लिव्रे स्टैंड फॉर, लिव्रे तो ये यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस की जो करेंसी थी उसकी यूनिट है, और इसको डिसकंटिन्यू किया गया था, वो किया गया था 1794, ठीक है। 1794 में इसको डिसकंटिन्यूड किया गया था लिव्रे को। हम साथ साथ ही क्वेश्चनों के साथ साथ MCQs के साथ साथ ही हम रिवीजन भी करते चल रहे हैं। और यदि दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके हर कमेंट का रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। लिव्रे जो करेंसी थी उसको बंद कब किया गया था दोस्तों? 1794 में। और लिव्रे क्या थी? यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म ओल्ड रेजाइम इज यूजुअली यूज टू डिस्क्राइब, ओल्ड रेजाइम टर्म का यूज़ किस लिए करते थे? तो फ्रांस बिफोर 1000 BC, बिल्कुल ये ऑप्शन गलत है इसका। सोसाइटी ऑफ फ्रांस बिफोर 1789 AD, ये भी गलत है। सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा।
1789 से पहले जो फ्रांस की सिचुएशन थी उनको हम डिस्क्राइब करने के लिए ओल्ड रेजिम टर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है। सोसाइटी एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789 AD, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विच ऑफ दीज बुक वाज रिटन बाय जॉन लॉकी? विच ऑफ दीज बुक वाज रिटन बाय जॉन लॉकी? जॉन लॉकी के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई? तो देखिए, ये 3 राइटर्स आए थे, हमारे 3 फिलोसफर्स आए थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। तो द स्पिरिट ऑफ लॉज लिखी गई थी, तो ये ऑप्शन इसका गलत है। तो जल्दी से आप मुझे बताइए कि स्पिरिट ऑफ लॉज किसने लिखी थी? तो स्पिरिट ऑफ लॉज जो लिखी थी वो लिखी थी मॉन्टेस्क्यू ने। किसने लिखी थी? मॉन्टेस्क्यू, ठीक है। 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, इसका ये आंसर हो जाएगा। ये जॉन लॉकी ने लिखी थी, जॉन लॉकी, ठीक है दोस्तों। जॉन लॉकी ने जो बुक लिखी थी उसका क्या नाम था? 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी आपके जीन जैक्वेस रोसियो ने, जीन जैक्वेस रोसियो ने इसे लिखा था, ठीक है। तो ये तीनों राइटर्स आपको अच्छी तरह याद रखनी, क्योंकि यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। द स्पिरिट ऑफ लॉज किसने लिखी? मॉन्टेस्क्यू ने। 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट जॉन लॉकी ने। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जीन जैक्वेस रोसियो ने। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। आगे चलते हैं। इन द मीटिंग ऑफ द स्टेट जनरल द मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड। स्टेट जनरल की जो मीटिंग बुलाई गई थी 5 मई 1789 को, उसमें थर्ड स्टेट ने क्या डिमांड रखी थी? तो उस स्टेट जनरल की मीटिंग का जो ओल्ड ट्रेडिशनल जो वोटिंग रूल था वो ये था कि ईच स्टेट हैड 1 वोट, ईच स्टेट हैड 1 वोट। जब थर्ड स्टेट के लोग वहाँ पे 600 मेंबर्स गए थे, मैंने आपको बताया था 600 मेंबर स्टेट जनरल की मीटिंग में गए थे, तो उन्होंने वहाँ पे एक डिमांड की थी, क्या? कि एवरी पर्सन हैड 1 वोट, यू वुड हैव टू चेंज योर ट्रेडिशनल रूल ऑफ वोटिंग राइट, ठीक है। उन्होंने कहा था ये कि भाई साहब आप आपके पुराने जो वोटिंग जो रूल हैं उनको बदलिए, और आज से क्या रूल होगा? ईच पर्सन हैड 1 वोट, ये थर्ड स्टेट ने कहा था। तो इन द मीटिंग ऑफ द स्टेट जनरल द मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट, तो ऑल द 3 स्टेट्स शुड हैव 1 वोट ऑल टुगेदर। नो, ये तो उसका ओल्ड रूल था, किसका? स्टेट जनरल। ईच स्टेट शुड हैव 1 वोट, ये भी गलत। ईच मेंबर ऑफ द 3 स्टेट शुड हैव 1 वोट, ये इसका आंसर हो जाएगा कि एवरी पर्सन शुड हैव 1 वोट। ये थर्ड स्टेट ने स्टेट जनरल की मीटिंग में कहा था कि ईच मेंबर शुड हैव द 1 वोट। ओके, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। हु लेड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट इन वर्सलीज ऑन 20 जून 1789 को थर्ड स्टेट के लोगों ने नेशनल असेंबली बनाई थी वर्सलीज के इंडोर टेनिस कोर्ट में, पढ़ा था हमने। देखिए दोस्तों, मैंने जो MCQs लिए हैं ना वो तो है ही हैं इम्पॉर्टेंट, साथ ही मैं जो लाइन बोल रहा हूँ इससे आपका पूरा बैकअप क्लियर हो जाएगा। जो आपने पहले पढ़ा है वो सारा रिवीजन मैं करवाता चल रहा हूँ आपको साथ साथ। तो 20 जून 1789 को इंडोर टेनिस कोर्ट में थर्ड स्टेट के लोगों ने नेशनल असेंबली डिक्लेयर की थी, ठीक है, ये आपको पता है। और उनके जो लीडर थे वो थे मिराबियो एंड एफबीसीएस। कौन थे? मिराबियो एंड एफबीसीएस। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड स्टेट को जो रिप्रेजेंटेटिव थे 20 जून में, तो वो थे मिराबियो एंड एफबीसीएस दोनों। तो बोथ ए एंड बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज प्रोविजन वर पास्ड बाय द असेंबली ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789। जब वहाँ पे फ्रांस में रियॉट्स हो रहे थे, सारी कंट्री में दंगे प्रसाद हो रहे थे, तो उस टाइम जो किंग था लुइस 16, उसने कहा था कि मैं आज से कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करूँगा। तो उस टाइम नेशनल असेंबली ने क्या निकाला था? एक डिक्री निकाला था, ठीक है। उसमें क्या कहा था देखिए, तो विच ऑफ दिस प्रोविजन वर पास्ड बाय द असेंबली ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789। एवोल्यूशन ऑफ फेडरल सिस्टम फॉर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी था, सही है ये।
क्लर्जी हैड टू गिव अप इट्स प्रिविलेजेस, कि जो क्लर्जी है, जो वहाँ के प्रेस्ट हैं, उन्हें अपने प्रिविलेजेस यानी होते हैं विशेष अधिकार, जो उन्हें अधिकार मिले हुए हैं वो त्यागने पड़ेंगे। तो ये भी उन्होंने कहा था। और टिथे वर एबोलिश्ड, तो ये भी था कि जो टैक्स, टिथे कौन सा टैक्स है, जो हम चर्च में भरते हैं, तो जो टैक्स हम चर्च में भरते हैं वो आज से कोई नहीं भरेगा, ये भी उस डिक्री में था, उस आदेश में था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 22, अकॉर्डिंग टू द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 द नेशनल असेंबली वाज टू बी, जो नेशनल असेंबली थी वो किस प्रकार इलेक्टेड थी। तो मैंने आपको बताया था कि 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो पीपल्स थे उन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, एक थे एक्टिव सिटीज़न और एक थे पैसिव सिटीज़न। ठीक है, एक्टिव और पैसिव। इसके अतिरिक्त फिर पैसिव सिटीजन्स जो थे वो थे 4 मिलियन, अप्रॉक्स 4 मिलियन थे। ठीक है, फिर इन 4 मिलियंस में से जो हाईएस्ट टैक्स पेयर थे 50,000 इलेक्टर्स को सिलेक्ट किया गया, 50,000 इलेक्टर्स को सिलेक्ट किया गया। फिर इन 50,000 इलेक्टर्स में से 745 मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली वाज इलेक्टेड। नेशनल असेंबली को किसने इलेक्ट किया? 50,000 इलेक्टर्स ने इलेक्ट किया। तो ये इनडायरेक्टली इलेक्शन है या डायरेक्टली इलेक्शन है? डायरेक्टली कब होता? जब पैसिव सिटीज़न डायरेक्ट इनको इलेक्ट करते, जबकि ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ? पैसिव सिटीज़नों ने पहले इलेक्टर्स को इलेक्ट किया, फिर इलेक्टर्स ने जाके नेशनल असेंबली के 745 मेंबर्स को इलेक्ट किया। इसलिए मैं ये कहूँ कि वहाँ पे जो नेशनल असेंबली थी वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्टेड इनडायरेक्टली, इलेक्टेड इनडायरेक्टली। ठीक है, क्यों कहेंगे हम कि इलेक्टेड इनडायरेक्टली थी? क्योंकि पैसिव सिटीजन्स ने डायरेक्ट उनका इलेक्शन नहीं किया। पैसिव सिटीजन्स ने पहले 50,000 इलेक्टर्स का इलेक्शन किया, फिर उन 50,000 इलेक्टर्स ने नेशनल असेंबली का इलेक्शन किया। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इलेक्टेड इनडायरेक्टली। ओके माय डियर, क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड 23, which of these right were not established natural and inalienable right by the constitution of 1791। 1791 में कौन कौन से राइट्स को नेचुरल राइट्स और इनएलिएनेबल राइट्स की, इन्हें तो कोई नहीं हटा सकता। नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट मतलब ऐसे राइट्स जो हमें जन्मजात से मिलते हैं। ठीक है, मतलब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें जब से हम इस दुनिया में आते हैं, जब से हमें दिए होते हैं। जैसे हमारे इंडिया में 6 फंडामेंटल राइट्स है ना, यू नो वेरी वेल, तो वही राइट्स हैं ये। तो 1791 में कौन से राइट्स को नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स नहीं माना गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। राइट टू लाइफ को भी नहीं माना गया था, फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी नहीं था, और इक्वलिटी बिफोर लॉ को भी नहीं माना गया था। ये जो इसके 1791 के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें इन राइट्स को नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट माना गया था, जबकि 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन में इनको नेचुरल राइट्स नहीं माना गया था। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं अंकित आपसे विदा लेता हूँ, एक बार फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। कोरोना महामारी जो सी चल रही है, इंडिया के जो सिचुएशन है वो बिल्कुल कुछ दिनों में सब्सिस्टेंस क्राइसिस पड़ के आए ना, वही होने वाली है। ठीक है, तो साथ देने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो JVCC क्लासेस ने अपना जो स्लोगन रखा है यूनाइट एंड फाइट कोरोना, एक रहिए और कोरोना को हराइए। ठीक है, वियर मास्क, यूज हैंड सैनिटाइज़र। मैं अंकित आपसे विदा लेता हूँ। ओके, थैंक यू, गुड बाय।